नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक न्यूज मौजूदा वक्त में सब न्यूज पर भारी पड़ रही है, वो ये कि कानून व्यवस्था को चुनौती अपराधी दे रहे हैं। बीते कुछ वक्त में दगड़ियों आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी अपने उत्तराखंड में, गांव हो, गढ़वाल हो, पहाड़ हो, मैदान हो, शहर हो, गांव हो, कई सारी चुनौतीपूर्ण तस्वीरें हमारे सामने आई। चाहे वो प्रदेश की महिला बच्ची छात्रा को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल हो, या फिर बाहरी राज्यों से यहाँ पर पढ़ने आए, यहाँ पर काम करने आए लोगों के साथ होते व्यवहार को लेकर सवाल, चाहे वो किसान आत्महत्या का मामला हो, चाहे फिर वो अंकिता का मसला ही क्यों ना हो। पुलिस को कटघरे में आम जनता ने खड़ा किया। आप लोगों ने भी कई सवाल किए। अपने आप को मित्र पुलिस कहने वाली पुलिस आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही, या उस तरह नजर नजर नहीं आ रही। तो मैं पूजू पहाड़ और कोड हटाने से धर्म बचे, तो मैं सब जगह हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय आपसे पहले करा देता हूं और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र विज जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आशीष सैनी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सतीश भाई बीजेपी से हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और इस संवेदनशील और अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए आप लोग यहाँ आए, अपने वक्त निकाला। सबसे पहले कानून व्यवस्था की बात है। अक्सर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रशासन जिसके अंदर है और जिसकी सरकार है उसी से सवाल होता है। सतीश भाई, सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिएगा कि एक हवा से चल पड़ी अपने प्रदेश में। देहरादून का इलाका हो, जो जहाँ प्रशासन के लोग अधिकारी बैठते हैं, विकासनगर का इलाका हो, या फिर पहाड़ी इलाके हो, हल्द्वानी, काठगोदाम, इधर उधम सिंह नगर वाला इलाका हो, हर जगह पुलिसिया इकबाल क्यों खतरे में दिखाई दे रहा है? लोग क्यों सवाल कर रहे हैं? क्या कोई पकड़ में कोई ढील है क्या? देखिए पंकज भाई, निश्चित तौर पे जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना जब भी होती है तो सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उस शहर का, उस प्रदेश में इस तरह की चीजें स्वाभाविक है, इस तरह का चीजें उठना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उसके साथ आप देखिए कि हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदेश का, और हमारा चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, त्वरित रूप में कार्रवाई करता है। आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को पकड़ लिया गया। और चाहे जो भी इस तरह की घटना हुई हो, आप देखिए विगत दिनों जो रुद्रपुर में जो घटना हुई थी, वहां कांग्रेस के विधायक जो उनके पुत्र पे हमला करा गया था, तो प्राइमा फेसी जो फौरी तौर पे देखिए जांच से पता नहीं चलता है। जो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रथम दृष्टया आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब पुलिस ने जांच करी, सारी चीजें आई, 24 घंटे के अंदर अंदर उस चीज का सामने सच आ गया कि उसमें जो उनके पुत्र थे उन्हीं के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। तो कांग्रेस और जो विपक्ष है, तो विपक्ष के साथ साथ समाज में भी इस तरह का मैसेज गया उस समय कि रुद्रपुर में इस तरह की घटना हो रही है। रुद्रपुर जिले की जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो वहां पे अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहा। लेकिन अंततः क्या हुआ, जब सच्चाई सामने आई तो सबको पता चल गया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए जहां तक जो अभी घटना कल हुई है देहरादून में, तो मुझे लगता है उसके लिए भी प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ अपना कार्य करा। पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने हमला करा था। और मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की जो भी घटनाएं हुई है, हमारी सरकार यहाँ पे डबल इंजन की जो चल रही है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के चल रही है। चाहे वो किसी तरह का भी षड्यंत्र हो, किसी तरह की भी भ्रष्टाचार हो, किसी तरह के भी अपराधी यहाँ पे कार्य करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी सरकार इस पे आगे बढ़ते हुए आप देखिएगा, इस पे हमारी सरकार निश्चित तौर पे जो ये जो मैसेज जाएगा, जो कल की घटना हुई है, इस तरह की जो घटना हुई है, उस पर एक सबक देने का काम जो है हमारा कानून यहाँ पे करेगा, हमारी प्रशासन यहाँ पे करेगा। पंकज भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था को लेकर आशीष भाई सवाल उठता रहता है। और जिस बात का जिक्र मच्छी मार्केट, अपने पलटन बाजार का जिक्र कर रहे हैं अभी सतीश भाई, उसमें उस महिला ने जिसका कत्ल हुआ, उसने पहले ही पुलिस को आगाह किया था, कहा मुझे खतरा है। 3 दिन तक पुलिस नहीं पकड़ पाई उस बंदे को, वहां तक नहीं पहुंच पाई। एक विकासनगर में निर्मम हत्या की गई थी, एक बच्ची की 12वीं में पढ़ने वाली है, चचेरे भाई के साथ वो बाहर निकली थी, उसके बाद छत बिछत उसका शव मिला। और उस मामले में मेरे को जानकारी नहीं है कि कोई बंदा पकड़ा गया या वो चचेरा भाई भी मिला है। ठीक, उर्मिला सनावर ने जब अंकिता मामले में तमाम तरह के आरोप लगाए तो उर्मिला से ये कहा गया, आग्रह किया गया कि आप पुलिस के पास आइए, आप पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। मुझे बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है, ये किसके
क्या पुलिस की रूल बुक में ये चीजें होती हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड की पुलिस के विषय में एक बात कहूंगा कि उत्तराखंड की पुलिस की एक क्षमता है कि वो अच्छा काम भी कर सकती है, परफॉर्म भी कर सकती है और करती भी है। उत्तराखंड की पुलिस ने अनेक घटनाओं और तमाम तरह के अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया। लेकिन आज पुलिस पर दबाव है सरकार का, और सरकार का दबाव किस लिए? कि अपराधियों और बलात्कारियों को बचाने का। तो इसकी आड़ में यदि कोई पुलिस का व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार करे तो वो भी संभव है, और इसकी आड़ में आप जो पुलिस के लोग अच्छा काम करना चाहते हैं तो उनको भी हतोत्साहित करने का काम ये सरकार कर रही है। विषय इस बात का नहीं है कि कोई घटना घटी वो किस कारण से घटी या उसके पीछे क्या मामले थे। विषय इस बात का है कि पुलिस पर भरोसा और शासन और कानून व्यवस्था की स्थिति आज अगर दोनों चौपट हुई है तो इसके लिए राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार 100% जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने राज्य के जो ऊपर जो भरोसा था, जो पुलिस पर भरोसा था, वो पुलिस के दुरुपयोग किए जाने के कारण वो कमजोर हुआ है। मैं आपको एक घटना का अभी याद दिलाऊंगा कि ज्योति अधिकारी ने अपने जब अंकिता भंडारी के पक्ष में वो प्रदर्शन कर रही थी तो उनसे शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी चूक भी नहीं थी कि उन्होंने हंसिया को हाथ में लिया और कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिस पर कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई और ज्योति अधिकारी को 14 दिन की तुरंत जेल में भेज दिया गया। लेकिन बजरंग दल के अरे तो आशीष भाई, जिसने जिसने उनके खिलाफ मुकदमा करा, जिसने रिपोर्ट करी, वो कांग्रेस की कार्यकर्ता बन रहे हो। आप समझते हो नहीं किसी चीज को। नहीं, अगर आप थोड़ी देर शांत रह जाए, आपको पता है ज्योति अधिकारी की शिकायत किसने करी? उसके बाद आप अपना उत्तर दे सकते हैं। शिकायत किसने करी पता है? ये जो एजेंडा आप चलाते हैं ना, शिकायत किसने करी? नहीं, अरे महाराज, एजेंडा आप चलाते हैं। महाराज एक बात सुन लीजिए, नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी पूंछ पर पैर पड़ने वाला है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब आपने कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे इसलिए हमने कार्रवाई करी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप मेरे खिलाफ सुनिए जरा एक मिनट। अरे कानून का पागल मत पड़िए, मुझे पता है कानून में क्या पढ़ रहे हैं आप। यहाँ कानून काम कर अरे मुझे मालूम है कौन सा कानून काम कर रहा है, जरा सुन तो लीजिए। नहीं रौतेला जी, अगर इनको ही बोलना है और हमें नहीं बोलना है तो फिर वो मजबूरी अलग है, इनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। अभी एक शिकायत आप ही की नीति है, दूसरों को बोलने ना दो। ठीक है, ठीक, बोलिए। अब एक शिकायत हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने की कि वसूली अभियान, मोर्चा, धाकड़ धामी और तमाम फर्जी जो चल रहे हैं, हमने उसकी भी तो शिकायत दी थी। तो कांग्रेस की पर अगर कांग्रेस की शिकायत पर इतनी जल्दी कार्रवाई करनी है तो आप जो हमारे गोदियाल जी ने रिपोर्ट लिखाई है उस पर कार्रवाई कर देते। लेकिन ये अपने सेलेक्टिव काम करते हैं, जहां इनको लाभ होगा वहां ही करेंगे, जहां इनको लाभ नहीं होगा वहां नहीं करेंगे। यही कारण है जो ये बीच बीच में बोल रहे थे ना, यही कारण है कि पुलिस की व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर बट्टा लग चुका है। आज पुलिस पर इकबाल को चोट पहुंची है तो उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक मानसिकता के वो कार्यकर्ता है जो बलात्कारी का भी पक्ष करेंगे, जो हत्यारे का भी पक्ष करेंगे। अभी एम्स में जिस लड़की का हत्या हुई है दीप्ति रावत की, वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर रोज घूमता है यहाँ पर गुंडागर्दी करता हुआ, और उसकी हत्या कर दी तो इनके मुंह में दही जम गई, ये बोलेंगे नहीं। आपने गुंजन नाम की लड़की पर हमला हुआ दिल्ली इसमें देहरादून के पलटन बाजार में, उस पर ये कुछ नहीं बोले कि जिसमें शिकायत दर्ज थी। चाहे विकासनगर का कांड हो या कोई और कांड हो, हर घटना को छोटी बताकर जिस तरीके से ये पुलिस के कंधे पर ये स्टार लगाने का काम कर रहे हैं। हमारा एक जो आत्महत्या हुई है वहां उधम सिंह नगर में, इन्होंने तिलकराज बेहड़ जी के तो याद है इनको, लेकिन जो दूसरे किसान ने आत्महत्या की उसने पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाए, तो इनकी सरकार ने उनको कुछ दिन के लिए सही आप निलंबित तो कर दे, लेकिन इन्होंने उसको निलंबित नहीं किया है। और आप ये जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं आजकल मुख्यमंत्री जी से लेकर इनके संतरी तक भी, रौतेला जी वो क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि दुकान का नाम बदल दो। मैं कह रहा हूं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, यदि दुकान का नाम बदलने से धर्म बचे तो मैं तू सारे बोर्ड उजाड़। मुझे कह दीजिए मैं सारे बोर्ड उखाड़ कर फेंक दूंगा उत्तराखंड के, लेकिन धर्म बचना चाहिए। राजेंद्र बीजी को चर्चा में लाते हैं हम। बीजी, आपसे थोड़ा सवाल अलग है, आपसे और अरुण शर्मा जी से। सियासत और पुलिस का आपस का बड़ा मजबूत गठजोड़ है। मैं ये जानना चाहता हूं
कि आज की मौजूदा तस्वीर की तुलना में और पुरानी तस्वीरों की तुलना में कहाँ पर आपको कितना फर्क दिखाई देता है? अलग-अलग सरकारें देखी, अलग-अलग मुख्यमंत्री देखे, अलग-अलग डीजीपी देखे, अलग-अलग पुलिस की कार्यशैली देखी। कहाँ आपको चूक लगती है और कहाँ पर बेहतर होने की गुंजाइश है? आप बताइएगा। पंकज भाई देखिए, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, मैं इसका उदाहरण उत्तराखंड से नहीं, मैं इसका उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश से देना चाहता हूँ कि वही पुलिस पर्सनल हैं जो आज से 10 साल पहले थे, और वही जो है अधिकारी, वही सारे कांस्टेबल थे और सब कुछ वही है, लेकिन एक नए जो है मुख्यमंत्री के आने के बाद, कार्यशैली बदलने के बाद कितना लॉ एंड ऑर्डर में चेंज आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी अगर आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं पिछले काफी समय से, वो एक बड़ा झकझोर करने वाली घटनाएं हैं। और आप समझ लो, इसमें अगर आप देखें, पर्टिकुलरली देखें, एक सीरियल वाइज अगर आप देखें, तो कहीं कहीं हमें ये लगता है या तो पुलिस करना नहीं चाहती या पुलिस को करने नहीं दिया जाता। दोनों सवाल है। देखो, जो भी पुलिस, मुझे लगता है यहाँ पे जैसे उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में जितनी भर्ती हुई है सारे जो है बहुत अच्छे पुलिस के कर्मी हैं, क्योंकि वो सारा नया जो है पूरी फोर्स है इसमें, और उनकी जो भी मतलब ट्रेनिंग हुई है वो बिल्कुल मॉडर्नाइज तरीके से हुई है। और यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी पुलिस के पास हैं, वो मुझे लगता है कि उनके ट्रेनिंग से लेकर, रिसोर्स से लेकर पूरी तरह से उत्तराखंड पुलिस इक्विप्ड है। लेकिन परफॉर्म क्यों नहीं कर पाती है, इसका जरूर कोई ना कोई कारण है। या तो वो, ये सवाल सबसे बड़ा है कि वो क्यों नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दबाव है, या कुछ माइंडसेट ऐसा है कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमें आगे हमारे जो है कैरियर पे कोई फर्क ना आ जाए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि पुलिस क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही है। सर, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, इसके ट्रैफिक देखिए आप, पूरे उत्तराखंड का ट्रैफिक बेपटरी हो रहा है। अगर आप ये देखें कि जितने बाहर वाले लोग आते हैं यहाँ और जिस तरह का उद्यम मचाते हैं उत्तराखंड में, उसके लिए पुलिस क्या करती है। तो मेरे कहने में देखिए, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसके कारण क्या है। वो चाहे, देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकारों की होती है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं, पुलिस तो एक जो है उनके जो है काम करते हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है सरकार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अधिकारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और किसी ना किसी जो ये बेपटरी जो है लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हो गई है, इसको इंप्रूव किया जाए। जी, अनु शर्मा जी, मैं आप इन सब बातों पर आपको सुना, आपने जवाब दीजिएगा। मैं अभी कोटद्वार वाले मसले पर थोड़ा सा एड ऑन करता हूँ। अक्की यानी कि अपना दीपक मोहम्मद दीपक, जिसने अपने आप को बताया, उसके खिलाफ तो नामजद एफआईआर हो गई, ठीक। और जो बजरंग दल वाले लोग पहुंचे थे वहां पर, उनके खिलाफ कह दिया ये अज्ञात है, जबकि उसमें फोटो दिख रही है, सब दिख रहे हैं, वो अज्ञात हो गए। अब इसको थोड़ा बताइएगा कि किस तरह की परिस्थिति बन रही है। पंकज भाई, मैं आज ही देख रहा था कि वो जो दीपक है, दीपक की फोटोएं जो कांग्रेस की महिला, कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रतुला जी, उनके साथ आई है, और बाकायदा रिलीज जारी हुई है कांग्रेस की तरफ से, और दीपक का उन्होंने अभिनंदन किया जी। तो विशुद्ध रूप से देखिए, जहां तक सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया में तमाम लोग दीपक की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज में शंका उत्पन्न होती है कि कहीं ना कहीं ये कोई स्टंट तो नहीं है, दीपक मोहम्मद लिख देना या दीपक खान लिख देना या दीपक अंसारी लिख देना। आखिर नाम को बिगाड़ने में क्या मजा रहा है, और कौन सी वो दूरगामी सोच है जो नाम को बिगाड़ रही है। ये भी सही है कि वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जबकि उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया में और जो लोकल मीडिया है उसमें पड़े हुए। देखिए, कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है कि चीजों को समझने में या चीजों को समझाने में लगातार गलतियां हो रही हैं। जब आप समाज के अंदर दो तरह के कानून चलाएंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कत हो गई। मेरे वकील साहब, भाई साहब ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था, निश्चित तौर पर स्थानीय जो लोग हैं उनको बड़ा कष्ट है, और ये मैं कई बार बोल चुका हूं
कि ऋषिकेश में तो शनिवार इतवार स्थानीय लोग अपने घरों में बंधक होकर रह जाते हैं, क्योंकि जहां भी वीकेंड 2 दिन का होता है तो उसके बाद अगर उसके आसपास एक आध छुट्टी इधर उधर हो गई तो ये समझ लीजिए ऋषिकेश पैक हो गया राफ्टिंग करने, कैंपिंग करने, क्योंकि हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से नजदीक है, तमाम जगह से, बड़े शहरों से, तो लोग तूफान की तरह उमड़ पड़ते हैं और जब कई कई घंटे जाम में फंसते हैं तब पता लगता है कि तकलीफ क्या होती। तो ये भी कानून व्यवस्था का ही हिस्सा है। उसी तरह जिस तरह एक हफ्ते के अंदर ये जो 3 मर्डर हो गए हैं, 2 देहरादून में, एक ऋषिकेश में, ये भी कानून व्यवस्था का ही मुद्दा है। आखिर समाज किस तरफ जा रहा है, हमें ये सोचना पड़ेगा, तमाम लोगों को, जितने पैनल में बैठे हैं उनको भी। वो भले ही अलग बात है कि हम इस मामले में राजनीति करें और करनी भी चाहिए। कांग्रेस जिस तरह प्रदर्शन कर रही है या विरोध कर रही है, ठीक है, उनका काम है, वो प्रमुख विपक्षी दल है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन तमाम लोगों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो या और दल हो, इन सबको भी सोचना पड़ेगा आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या कोई लड़की आपकी इच्छा को पूरा करने से मना कर दे तो आप गोली मार दोगे? आखिर ये स्थिति क्या है? आप उसे काट दोगे? या विकास नगर में जो भाई अपनी चचेरी बहन को ले गया और उसके बाद में उसकी किस हालत में लाश मिली, आप सोचिए। तो आखिर हम किस गिरावट की तरफ जा रहे हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको सबको सोचना पड़ेगा। और उसमें आरोपी पकड़ा ही नहीं गया, पकड़ा गया क्या? मुझे अपडेट नहीं है, पता नहीं। मैं दीपक पंकज भाई एक बात और कह रहा हूं कि इन तमाम जितने अपराधी हैं इस तरह के, जो घृणा में, आक्रोश में, आवेश में आकर हत्या कर रहे हैं, बदला लेने के लिए हत्या कर रहे हैं, क्या इनकी काउंसलिंग होती है मनोरोग विशेषज्ञ से या नहीं करानी चाहिए? आखिर ये भावना उनके अंदर आई कैसे कि क्षणिक आवेश में आके किसी को गोली मार देना, काट देना? आखिर ये किस समाज की तरफ हम जा रहे हैं? ये बहुत गंभीर विषय है। ये देखिए आसानी से पचाने वाला विषय नहीं है कि आखिर, बिल्कुल, और उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस को भी, प्रशासन को भी, जो स्वयंसेवी संगठन है उनको भी, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो लोग समाज के हैं उनको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो जिम्मेदार लोग हैं अक्सर वो पीछे चले जाते हैं पर्दे के, और जिससे आगे घटनाएं घट जाती है। तो ये तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा। आखिर एक चीज और, दीपक भाई मैं एक चीज और कह रहा हूं, आप देखिए, जागरण के नाम पर पूरी रात, अब एग्जाम आ रहे हैं बोर्ड के, हाई स्कूल, इंटर, पूरी रात कान फोड़ू वो जो संगीत बजता है उससे विद्यार्थियों को भी दिक्कत होती है और हम लोग की, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि 10 बजे के बाद एक निश्चित सीमा से ज्यादा उसकी आवाज नहीं होनी चाहिए। तमाम विषय है ये, कोई एक नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं यही इस समाज में हो रहा है। तो उस समाज से वो अपराधी भी आते हैं, हम पत्रकार भी आते हैं, वकील भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, राजनेता उसी समाज से आ रहे हैं सब, कोई अलग से नहीं आ रहा है। लेकिन उसी समाज में अगर गिरावट आ रही है तो वो सबकी जिम्मेदारी है। जी, ये तो सामाजिक पहलू हो गया सर। मैं कानूनी पहलू की बात कर रहा था कि इन सबको अगर आप जोड़ेंगे इसके साथ तो सीधे आकर पुलिस पर अटक जाते हैं, पुलिस की कार्यवाही पर, पुलिस की सख्ती पर, पुलिस की पुलिसिंग पर, पुलिस की एक्टिवनेस पर, पुलिस की इंटेलिजेंस पर, पुलिस की उन तमाम और तरह की कार्यवाही पर ना, वहां आकर अटक जाते हैं ये चीजें। आप बताइए ना, आप जब अब मैं आगे आऊंगा तो पूछूंगा सवाल, अभी नहीं पूछता। अभी ये कि आपने कई डीजीपी देखे इस प्रदेश में, कई मुख्यमंत्री भी देखे 25 साल में, तो उस दौरान और अब की तुलना में आज के दौर में ना, मुझे आज अभी कल की बात थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल बैठक की और उसमें उन्होंने सख्त निर्देश उनको ये दिए, उन्होंने अब उनको देने पड़े क्योंकि किरकिरी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है उनको देने पड़े कि पुलिस वालों को नट बोल्ट टाइट करके कान पकड़ के भाई ये क्या हो रहा है ना, फरियादियों के साथ नाइंसाफी हो रही है तमाम तरह। आजकल सोशल मीडिया है तो हर चीज मुख्यमंत्री तक भी पहुंचती है। सतीश भाई देखिए, हर बार हर चीज में ना नया बदलाव होता है। हमने कहा डीजीपी बदल गए, डीजीपी बदले, जो पुराने वाले थे वो गए, उसके बाद दूसरे आए, तीसरे आए। हमने कहा कुछ मॉडर्न भी बदलेगा पुलिस का काम करने का तरीका। सरकारें बदलती है तो सरकार बदलने के साथ ही हमको लगा कि कुछ और एड ऑन होगा,
क्योंकि प्रेशर तो बढ़ेगा। आपके कहा ट्रैफिक व्यवस्था, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लोग चला रहे हैं गाड़ी, एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं, बाहर से आने वालों का दबाव अलग है, उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है कि उनको बाहर ही कहीं पर रोका जाए या किस तरह की व्यवस्था की जाए, ये दबाव बढ़े। इससे निपटने के लिए कौन? पुलिस। मेरे घर में कोई अपराध हुआ, उसके निपटने को पुलिस। मेरे को कोई धमकी देकर गया, उसको पकड़ने का जिम्मा पुलिस। किसी ने किसी की हत्या कर दी, अपराधी नहीं मिला, विकासनगर जिसमें नाबालिग छात्रा के छत विच्छेद शव मिला, उसके लिए पुलिस उस अपराधी को नहीं खोज पा रही है। उर्मिला सनावर से कहती है अब आइए हमको सबूत दीजिए। ये इस तरह का जो रवैया है ये क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए पंकज भाई, हमारी सरकार ने पुलिस को मजबूत करने के लिए हर कार्य करा है और आगे भी जो कार्य किए जाने होंगे वो करेगी। आप देखिएगा, राजस्व चौकी जो हुआ करती थी, जहां भी कोशिश हमारी सरकार के द्वारा ये करी गई कि वहां सिविल पुलिस को दिया जाए और वहां जो पुलिस की चौकियां वो बनाई जाए, वहां थाने बनाए जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हमारी सरकार ने उस पर कार्य भी करा है। पुलिस को मजबूत करने का जो कार्य करा हमारी सरकार ने, वो शायद ही किसी और ने करा। उस ओर ध्यान जो हमारी सरकार दे रही है, तो उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। और देखिए, जो ये घटनाएं हुई, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं होने से जो है समाज भी अस्त व्यस्त होता है, सारी चीजें अस्त व्यस्त होती है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके साथ ही हमारी पुलिस ने काम भी करा। लेकिन निश्चित तौर पे जो दोषी है, अगर जो गुंजन का हत्याकांड हुआ है उस पर अगर पुलिस ने कोई लापरवाही कहीं पे करी होगी, तो आप विश्वास रखिए उन पे भी कार्रवाई होगी। वो तो हो जाता है ना छोटे अधिकारियों का, वो एक्शन हो गया एक का, वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, वो तो ठीक है। लेकिन एक्टिवनेस पर सवाल कर रहा हूँ ना, इंटेलिजेंस पर सवाल कर रहा हूँ मैं वो पुलिसिंग जो आजकल कहते हैं ना कि आपको नई तकनीक के साथ नए दौर में नई तरीके से करना है। अभी मैं एक और चीज को जोड़ ही नहीं रहा उसमें, साइबर अपराध ना, अरुण शर्मा जी को बेहतर जानते होंगे, लोग कंगाल हो रहे हैं, लोग ठगे जा रहे हैं, वो अपराध में जोड़ ही नहीं रहा। किस अपराध से निपटेंगे, उसके लिए पॉलिसीज तो हर रोज नहीं बननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आशीष भाई देखिए जी, देखिए, मैं एक चीज आपके सामने मैंने पहले भी रखने की कोशिश की और मैं उसी चीज को थोड़ा सा दोबारा से नए सिरे से रख रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि पुलिस इसलिए संवेदनशील है। मैं आपसे ज्यादा सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हरिद्वार रुड़की में बीते कुछ वक्त में हमने बहुत सारी तस्वीर ऐसी देखी है, जिसमें हमने ये भी देखा कि एक कुख्यात अपराधी जब उसको ले जाया जाता है तो बीच सड़क पर कोई अपराधी उसको गोली मारकर चले जाते हैं और हमारे वो अलसाए हुए पुलिसकर्मी निकलते, बंदूकें उनके हाथ में भी होंगी शायद, दिख तो रही है उसमें, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं लेते ना। जी, देखिए क्या होता है कि जी, देखिए, सिविल पुलिस का एक जो दायरा है वो आम लोगों के साथ भी मिलता है और वो सरकार के साथ भी जुड़े होते हैं। सबसे पहली चीज है कि आम व्यक्ति का भरोसा पुलिस पर है। जब भी उसको कोई समस्या है, वो कष्ट होगा, वो सबसे पहले पुलिस को फोन करेगा। दूसरा सवाल है कि पुलिस क्या कर रही है। मैक्सिमम जो लोग हैं रिस्पॉन्ड करते हैं, जो उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद करते ही है, लेकिन मैक्सिमम केस में कुछ ऐसा भी देखने में आया कि पुलिस सीधे अपराधी से सांठगांठ कर दे रही है। शिकायतकर्ता को चक्कर कटाया जा रहा है और अपराधी को थाने में बिठाकर चाय पिलाई जा रही है। इससे कोई एक घटना के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इससे असलियत में क्या हो रहा है कि पुलिस पर भरोसा कम होता जा रहा है। आप एक वाहन पे चलिए, रास्ते में अगर कुछ पुलिस के लोग खड़े होंगे और वो अगर आपको हाथ देते हैं तो आपके मन में डर होगा या आपके मन में खुशी होगी कि आपको पुलिस मिल गई, यानी आप सेफ हैं। दोनों में से क्या चीज महसूस हो रही है, अपने आप उसका प्रमाण दिखा देगा। दूसरी चीज पर आइए कि जब हम पुलिस को ये देखते हुए पाते हैं कि वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, और मैं अगर एक शब्द कहूंगा कि अनुचित दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के अनेक मामले ऐसे आए हैं जहां भाजपा के लोगों ने अपराधियों को बचाने का काम किया। ये काम उत्तराखंड में ज्यादा हो रहा है। बगल में उत्तर प्रदेश राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी पुलिस, इतना बड़ा वहां अपराध का भी बहुत बोलबाला रहा होगा, लेकिन आज स्थिति है कि पुलिस पर भरोसा है। पुलिस में अगर कंप्लेंट चली जाए तो डरते हैं लोग। लेकिन आप ये बताइए कि उत्तराखंड पुलिस की स्थिति ऐसी है कि नंबर 1 आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, नंबर 2 अगर आपको रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ गई राजनीतिक और सामाजिक दबाव में, तो आप उसकी विवेचना को कई महीनों तक, कई साल तक टाल के रखते हैं। अभी जब उधमसिंह नगर का केस हुआ तो राज्य के डीजीपी ने और सभी कप्तानों ने निर्देश दिए कि जितनी भी विवेचनाएं जमीन के विवाद से संबंधित है उनको जल्दी सॉल्व किया जाए। ये बात कहने में भी 2-3 महीने बीत चुके हैं, अलग अलग घटनाओं में यही सेम बात कहते हैं, लेकिन विवेचनाओं में उनका जो कोर्ट जाने का काम है वो नहीं हो रहा है। अब एक सबसे कीमती बात मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि पुलिस के जाने से पहले तो बजरंग दल के लोग जाएंगे और बजरंग दल के लोग जो लाइन कह देंगे वही पुलिस को माननी पड़ेगी, चाहे वो संवैधानिक हो अथवा गैर संवैधानिक हो।
ये जो कारण, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को स्टेब्लिश करने की जो कोशिश बार बार की जाती है, तो भाजपा का एजेंडा आप स्टेब्लिश कीजिए ना, भाजपा के लोग कर लें स्टेब्लिश। बजरंग दल के लोग हैं, इनको आपने जितनी मोरल पुलिसिंग का काम है, अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो बजरंग दल के जितने कुंवारे और रडवे हैं वो सब घर से बाहर निकलेंगे और वैलेंटाइन डे का विरोध करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग घर बैठकर मलाई खाएंगे। अब मैंने एक सवाल पिछली डिबेट में इन्हीं से पूछा था, इन्हीं सज्जन से, मैंने रोतेला जी इनसे एक सवाल पूछा, नहीं मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि बजरंग में गरीब लोग क्यों शामिल होते हैं, ये जो अमीर लोग हैं बजरंग दल में क्यों नहीं आते? कि आप बैठे कहाँ हैं, आपको यही नहीं पता चलता। बजरंग दल में सतीश जी अपने बजरंग बच्चों को दल नहीं भेजेंगे कभी भी। जब मुस्लिम युवक अपने हाथ में कलमा बांध के हिंदू बेटी को भगा के ले जाते, तब क्यों नहीं बोलते हो? तब आपकी कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? आप क्यों नहीं बोलते हो? तब आपका मोहम्मद दीपक कहाँ चला जाता है? तब आपकी ज्योति कहाँ चली जाती है? जब आप अपने बच्चों को बजरंग दल में क्यों नहीं भेज रहे? आप मुझे एक बताइए, आप अपने नाम जाके मोहम्मद क्यों नहीं लिख रहे हैं? मोहम्मद आसिफ लिखिए अपने नाम के आगे, अपने नाम जाके मोहम्मद लिखिए। मुझे अगर आपको लग रहा है मोहम्मद से इतना प्यार है, मुझे अपने नाम के आगे क्या तो आप लिखना है? अपने नाम जाके मोहम्मद। नहीं, बजरंग दल ने किसी के साथ कोई बदतमीजी आप नहीं नहीं करी, बोल उस संगठन ने सकते। कोई बदतमीजी नहीं करी। रोतेला जी, इन्हें चटनी चटाकर भेजा गया है कि इन्हें बीच में उल्टा सीधा बोलना है, इतना ही पता है इन्हें, इसके अलावा कुछ नहीं पता। अरे तो आप ये जो जिस तरह की मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, मतलब बात आपने सवाल मुझसे पूछा और ये अपने जबान से उल्टी करने लगे, ये देखिए ना कैसी हालत है इनकी। मतलब इन्हें आपने सवाल पूछा, इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा तब जरूर भोगने में बैठ जाएंगे। आप यहाँ पे अगर आप अरे भाई डांस तो तुम कर रहे हो, डांस तो तुम कर रहे हो, किस तरह की परिचय दे रहे हो अपना? नहीं, मुझे तो आपका दिख गया ना, आपके जैसे लोगों को ही भेजा जाता है बजरंग दल में। ठीक है सतीश अब भाई, मुझे आश्चर्य है कि आपने अपने बच्चों को बजरंग दल में क्यों नहीं भेजा? क्या धर्म की रक्षा का ठेका केवल, नहीं धर्म की रक्षा का ठेका केवल आप? एक सवाल करना चाहता हूँ सतीश भाई से, फिर वो चले भी जाएंगे। तो वो सतीश भाई एक बात बताइए, भाई कोई कहीं पर कोई कांड हो रहा है, कहीं पर कोई गलत हो रहा है, कहीं पर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, कहीं पर कोई रही है, उसकी शिकायत कहाँ की जानी चाहिए? बजरंग दल वालों से की जानी चाहिए, आरएसएस वालों से की जानी चाहिए, या पुलिस से की जानी चाहिए, एसडीएम डीएम से की जानी चाहिए कि भैया हमारी भावनाएं आहत हो रही है और इसको रोका जाना चाहिए, कहाँ होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई किसने की, किसके द्वारा होनी चाहिए? पंकज भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, भावनाएं आहत कौन कर रहा है? आप ये बताइए, आप हिंदू, आप, मैं यही कह रहा हूँ, आहत कौन कर रहा था? आप हिंदू देवी देवताओं को, सनातन धर्म से जुड़े हुए चीजों को, नाम को यूज करके अपनी दुकान चला रहे हैं और हिंदुओं के बीच में, सनातन के लोगों के बीच में आप कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैं इसका मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये तो कहीं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ पंकज भाई, कोई संगठन अगर वहां जाता है दुकान पे, उनकी आपसी सहमति पहले हो चुकी है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बातें चल रही हैं, एक व्यक्ति आके अचानक से बोलता है मैं मोहम्मद दीपक हूँ, वो जस्टिफाई करने लग जाता है चीजों को। दुकान के मालिक को कोई आपत्ति नहीं, वो बोलते हैं हाँ मैं आगे से हटा दूंगा, मैं अभी कुछ दिनों में इसको हटा दूंगा। उनके बीच में आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता, दीपक कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का दीपक कार्यकर्ता है, ये कोई भी बता देगा। वो व्यक्ति, मुझे एक बात बताइए ना पंकज भाई, तमिलनाडु में मंदिर में दिए नहीं जलाने दिए, दीप नहीं जलाने दिए गए, कांग्रेस पार्टी का एक भी वक्तव्य नहीं आता उसमें। उल्टा ये लोकसभा चल रही होती है, इनके नेता जो है लोकसभा स्पीकर के पास जाते हैं कि वहां दिया नहीं जलना चाहिए, दीप नहीं जलना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, तो आपत्ति किसको है? आपत्ति किसको है? दोगलापन किसके अंदर है बताइए आप, दोगलापन किसके अंदर है? आप अवैध मदरसों में कुछ नहीं बोलेंगे, आप अवैध बाजारों में कुछ नहीं बोलेंगे, आप थूक दिया पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप यहाँ से हिंदू की लड़कियों को भगा के लेके जा रहे मुस्लिम युवक नाम बदल के कलावाबाद के, आप उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बोल दिया कि आपने बाबा नाम क्यों रखा है, उसको हटाइए, प्यार मोहब्बत से बोला जा रहा है, उतना आपत्ति करने के लिए एक व्यक्ति आता है, बोलता है मोहम्मद दीपक हूँ, जस्टिफाई करने लगता है चीजों को। पंकज भाई ये तो वीडियो में सारा कुछ दिख रहा है, ये तो सारा कुछ दिख रहा है, आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष है आपके, वो उसको पोस्ट कर रहे हैं। आशीष भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए तब बोलिएगा। मैं एक सवाल जानना चाह रहा था ना, आपके पास समय कम है, आपने मुझे वो दिया, आपको शायद जाना भी होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि भैया पुलिस जाए, पुलिस काम कराए, कानून के दायरे में चीजें हो, नहीं अब बजरंग दल वाले जाए। मैं देखिए मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन दिक्कत ये नहीं है ना कि मैं भी कहीं पर जाऊंगा और मैं डंडा लूंगा, बोले क्या कर रहा है इसको हटाए यहाँ से, नहीं मैं खुद उसमें अपराधी हो गया।
मैं हुआ ना पंकज भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर वहां पे उस संगठन के लोगों ने अगर बदतमीजी करी, आगजनी करी, लूटपाट करी, तोड़फोड़ करी, तो वो जो मोहम्मद दीपक अपने को बता रहा है, उसके पास भी तो ऑप्शन था, पुलिस को बुलाता। वो किस लिए हीरो बन गया वहां जाके? वो क्यों हमें फिर गालियां दे रहा है लोगों को? क्यों एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनको धड़ा धोड़ा के मार रहे हैं, वो धोखे दो, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनके पास भी ऑप्शन था। अगर कोई संगठन बदतमीजी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो आप बताइए ना। आप तो इंसानियत की बातें कर रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, मैं इंसानियत की पूजा करता हूँ, ना मैं हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं। तो आपके पास भी था पुलिस का, आप जाइए पुलिस के पास, आप कंप्लेन करते। तो पुलिस पे जाए तो उन्हीं पर एफआईआर हो गई, दिक्कत ये है। किसी ने नहीं करी। देखिए पंकज भाई, मैं करेक्ट कर दूं, आपने शायद अभी तक रिपोर्ट नहीं सुनी होगी ना पढ़ी होगी। जहां तक इनकी आदत है लगातार उल्टी करने की, ये लगातार बसे बोलते रहेंगे, तमीज इनको है नहीं मोहम्मद आशीष जी, आप शांत रहिए। बैठे हुए अपनी बकवास करते जा रहे हैं। मोहम्मद आशीष जी, आप शांत रहिए। मेरी बात कंप्लीट उनको यही आता है कि ट्रेनिंग होती है, जी आप शांत रहिए, मतलब मेरी बात कंप्लीट कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग होती है अनुभक्त की। कमांडो से ज्यादा ट्रेनिंग के मुंह से उगलना ही उगलना है, चाहे अच्छा उगले या बुरा उगले। आप शांत रहिए। उल्टी करना जानते हैं मोहम्मद आशीष जी, आप शांत रहेंगे? मुझे अपनी बात। आशीष भाई आप भी देखिए हम लोगों को, आशीष भाई प्लीज। हाँ राजेंद्र भाई जी, ये सवाल आपसे भी मैं करता हूँ, ये भी पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, इसको भी पूछा जाना चाहिए कि कौन कहां पर कार्रवाई के लिए कहेगा, कौन कहां पर कार्रवाई करेगा, कौन किस पर दबाव बनाएगा, वो किस हिसाब से बनाएगा। आप मुझे बताइएगा, क्या पुलिस फिर है नहीं? पुलिस के लिए कुछ है नहीं? चले गए। पुलिस के लिए कुछ है नहीं, पुलिस है नहीं तो फिर इसीलिए बजरंग दल को बना दीजिए, डीजीपी कार्यालय में बैठा दीजिए किसी बड़े नेता को। देखिए, जहां तक बात मुझे जो लगती है कि जो काम पुलिस का है वो पुलिस को करना चाहिए, और पुलिस क्यों नहीं करती ये भी बात सबको समझ में आती है। और उस बीच में कुछ लोग ऐसे निकल के आए हैं जिनको सिर्फ जो है उनके माइंडसेट की गवर्नमेंट है, तो वो उस तरह से जो है काम करने लगते हैं, और वो उसका क्या इफेक्ट आता है तो आपको ये पता लग गया कि ये सारा बवाल है। और हर बार उत्तराखंड, जो कि सबसे पीसफुल स्टेट थी इंडिया में, हर बार नहीं, आप देख लीजिए ना, हिंदू मुस्लिम का ज्यादा हो गया मसला, ये बाहर से आ रहे हैं, ये एंजल चकमा हो गया, अपने कश्मीरी सॉल बेचने के लिए आए थे, ये वाला मसला होने लग गया है। नहीं, अब ये तो फिर एक अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, ये तो बिल्कुल और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके बारे में भी समझना पड़ेगा। जब तक पुलिस स्ट्रिक्ट नहीं होगी तब तक ये सब कांड होते रहेंगे। अरे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है पूरा उत्तराखंड का, सुभाष रोड पे, और आप ये देखो वो पूरा जो इलाका है, मतलब जो प्रदर्शन हैं वो बैन है सर, उसके लिए एक स्पेसिफाइड जगह है। लेकिन आज के समय में आप ये देखो जितने प्रदर्शन होते हैं, पुलिस जो है हेडक्वार्टर के होश से निकल के जाते हैं। तो आप सब, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस सिर्फ बैरिकेडिंग लगाती है। भाई जो लोग आसपास रह रहे हैं उनका तो जीना हराम हो गया। आप समझ लो, पुलिस ये नहीं कर पाती कि जो इलीगल है, जिसको जो है, जिसके लिए अलाउ नहीं है, फिर भी लोग करते हैं। आप ये देखिए जितने मतलब जो है क्या कहते हैं प्रोसेसन निकलते हैं, जितने भी जो है रैलियां निकलती हैं, ये सब जो है राजपुर रोड पे निकलती हैं, सब पुलिस हेडक्वार्टर के सामने निकलती हैं, और पुलिस बेचारे चुप रहते। किसने इनको अलाउ किया? सर प्रशासन ने ये सब बैन कर रखा है देहरादून में, और इनको एक स्पेशल प्रदर्शन के लिए स्पेशल जगह दे रखी है। लेकिन खुलेआम आप समझ लो परेड ग्राउंड के सामने सब बैठ जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं पुलिसिया इकबाल खतरे में है, पुलिस की वही तो बात है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण को सबको पता होना चाहिए सर। सामाजिक सौहार्द वो बिगड़ेगा, लोग कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो जाएंगे। ये वही प्रॉब्लम, और यही हो रहा है क्योंकि पुलिस को, लोगों को, एक आम जनता को पुलिस का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। आप देखो उत्तर प्रदेश की बात अलग है। आज उत्तर प्रदेश में वहां पे जो लॉ एंड सिस्टम है क्यों बेटर हो रहा है? क्योंकि पुलिस वहां पे स्ट्रिक्ट है। आज के समय में अगर आप जब दिल्ली, हमें याद है 15-20 साल पहले हम जब दिल्ली जाते थे तो 5 बजे के बाद मुजफ्फरनगर के पास से नहीं गुजरते थे। आज ये है कि रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हम आराम से चले आते हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, पुलिस को भी समझनी पड़ेगी। गए और हम बिगड़ गए। अरुण शर्मा जी, हम बिगड़े तो ऐसे बिगड़े कि अब मुझे लग रहा है कि लोग ना, जो ये आपने सामाजिक इशू एक बहुत ज्वलंत उठाया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पीछे एक तो खौफ नहीं है, वो डर कम हो गया पुलिस का जो होना चाहिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस रिफॉर्म की बात आती है, भाई सर बता रहे थे कि ये तो नई चीजें, नई टीमें हैं, नई चीजें।
उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी तमाम और तरह की चीजें ना, कई मर्तबा ऐसा लगता है कि अपराधी तक पहुंचने में पुलिस हाँफ रही है। पुलिस के सामने ही कोई गोली मार कर निकल जाता है, पुलिस वाले बंदूक ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं, अलसाए हुए निकलते हैं जैसे नींद में। तो ऐसी घटनाओं पर जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो फिर भविष्य, आने वाला भविष्य ऐसे ही दिखता है, ये सांप्रदायिक तनाव वाला, माहौल वाला। फिर तो कहीं हिंदू संगठनों का राज होगा, कहीं मुस्लिम संगठनों का राज होगा, कहीं हथियारों का राज होगा। क्यों अनु सर, आज आपने देखा क्या इससे पहले और आज में तुलना कीजिए ना, थोड़ा बताइए कौन सा डीजीपी प्रदेश का ऐसा है जिसको आप नंबर 1 पर रखेंगे, जिसने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया? आप ये देखिए पंकज भाई कि पिछले कुछ समय से अलग तरह के अपराध बढ़ गए हैं। जैसे एक दीपक मित्तल और एक शाश्वत, ये दोनों यहाँ लोगों से पैसा और फ्लैट के नाम पे हड़प के विदेशों में बैठ गए, और जबकि रेड कॉर्नर नोटिस है, लेकिन फिर भी मीडिया में खबरें आ रही है कि उन्होंने दुबई में भी घर ले लिया, लंदन में लेने की तैयारी है, तमाम तरह की चीजें। या हम देखें अंजिल चकमा के मामले में, वो जो नेपाली विद्यार्थी था वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। या आप विकासनगर वाले मामले में देखें तो कहीं ना कहीं एक जो गैप है अपराधी और पुलिस के बीच में, मुझे वो बढ़ाता हुआ लग रहा है। आप ये देखिए कि आज भी पुलिस की चेकिंग होती है तो लोग गाली देते, सहयोग करने की बात नहीं करते, हालांकि मजबूरी होती है कि वो अपनी गाड़ियों की चेकिंग करवाएं कहीं भी। तो तमाम तरह की चीज, बहुत खुश नहीं होते लोग कि गाड़ी रोक रहे हैं पुलिस वाले। तो चीजें आप ये देखिए कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है पुलिस और जनता के बीच में, कहीं ना कहीं इसके बीच में एक गैप है। और अगर हम तमाम डीजीपीओ की बात करें तो कुछ डीजीपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे, लेकिन कुछ डीजीपी ने पुलिस को कहीं ना कहीं कमजोर किया है, पुलिसिंग को कमजोर किया है मित्र पुलिस के नाम पे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आज तक पुलिस के लिए मित्र पुलिस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड में कर दिया गया, और उसका नतीजा क्या निकला कि अपराधियों में खौफ कम हो गया। यूपी में आज भी उत्तराखंड के लोग यूपी में जाते हैं तो पुलिस से डरते हैं, लेकिन वही उत्तर प्रदेश के लोग अगर उत्तराखंड में आ रहे हैं तो वो पुलिस से नहीं डर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं इन सब चीजों को फिर से एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा। आप देखिए खासकर अपराध कहां बढ़ा है, आज भी पहाड़ में अपराध नहीं है या कम है बहुत, लेकिन जो मैदान के 4 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, इधर से हम देखें हिमाचल से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, या उधर नेपाल से लगे हुए हैं, आप ये देखिए इनमें अपराध बढ़ा है। और ड्यू टू जो डेमोग्राफिक चेंज है उसकी वजह से भी अपराध बढ़ा है, कि कहीं ना कहीं जो आवाजाही बढ़ी है पिछले 25 सालों में इस प्रदेश के अंदर दूसरे प्रदेशों से आने वालों की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपराध की दर में वृद्धि हुई है। और दूसरी चीज आप देखेंगे अधिकांश अपराधों में वही लोग शामिल हैं, चाहे वो बंगाल से आए हो, चाहे बिहार से आए हो। मैं ये सबको अपराधी नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग मेहनत कर अपना मेहनत करके पेट पालते हैं, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता, लेकिन उन्हीं के बीच में अपराधी आ जाते हैं। मुझे याद है जब भी आप देखें कि पुलिस वेरिफिकेशन अभियान किसी वार्ड में, किसी मोहल्ले में चलाती है तो बहुत सारे लोग कई दिनों तक गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ढिलाई होती है तो वही लोग फिर से उन मोहल्लों में दिखने लगते। आप ये देख लिए मांगने वाले, फेरी लगाने वाले, ये आखिर ये सिस्टम क्या है? अब हम किसी से उसका आधार कार्ड मांग ले तो ये क्या सांप्रदायिक दुर्भावना? मेरे ख्याल से नहीं है। ये हर जागरूक नागरिक का काम है कि वो कम से कम वेरीफाई तो करे कि उसके मोहल्ले में अगर कोई मांगने आ रहा, अगर कोई फेरी लगाने आ रहा, तो आखिर वो है कौन? कहीं वो मकानों की रेकी करने तो नहीं आ। और बहुत सारे मामले इस तरह के पकड़ में आए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं पुलिस और नागरिकों के बीच में एक मधुर संबंध स्थापित होना जरूरी है। मुझे याद है, अगर पता नहीं आपको याद है या नहीं है, मुझे याद है देहरादून में एक एसपी ट्रैफिक थे, उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ हफ्ते में उनको प्रशिक्षण देने का काम किया था।
दौड़ने का, खेल कूद का, ट्रैकिंग का, घुड़सवारी का, आज वो आई ही है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो 12,000 बच्चों को उन्होंने ट्रेंड किया, वो कहीं ना कहीं पुलिस के इंफॉर्मर थे। उनके सबके पास उस अधिकारी के नंबर थे कि कहीं कोई अपराध होता हुआ देखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो इस तरह की पुलिसिंग बहुत जरूरी है। और हम लोगों को कई मौकों पे उस दौरान कभी ट्रैकिंग में साथ जाने का मौका मिला, या कभी उनके साथ जब वो स्कूली बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे उसमें मौका मिला, तो एक अच्छी चीज की शुरुआत करी थी। लेकिन उसके बाद उनके जाते ही वो खत्म हो गई। और उन्होंने कोशिश करी है अलग अलग जिलों में जहां जहां कप्तान रहे, उन्होंने यही वहां भी कोशिश करी है। तो यह अच्छी चीज है और इस तरह की प्रक्रिया को अपनाना बहुत जरूरी है ताकि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मर मिले। जी आशीष भाई तो चलो कांग्रेस के नेता हैं, वो तो बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने देखा है आशीष भाई, विपक्ष वाले भी पुलिस पर सीधे वार नहीं करते हैं, उनको भी पता नहीं किस बात का। पत्रकार बोलने और लिखने को राजी नहीं है, ठीक, उनको वहीं रहना है या वहीं करना। मैं शायद इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं अभी वहां पर नहीं हूँ, बाहर हूँ। राजेंद्र बीजी भी इस बात को समझते होंगे कि कोई किसी के खिलाफ लिखता है या किसी डीजीपी के खिलाफ बोल दे, इस कानून व्यवस्था के मसले पर लिख दे, तो पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या हो जाए। एक अलग तरह का डर है, वो डर जो नहीं होना चाहिए लिखने पढ़ने और चीजों में, वो डर भी है। इसका पार्ट ये भी है। अभी इसमें दो चीजें छूट गई जो इसमें बात नहीं कर पाया। एक मैंने साइबर क्राइम का जिक्र किया, वो छूट गया। और एक जब आई बात चोरियों की, अब हमारे राजधानी में जहां पुलिस मुख्यालय है वहां पर बड़ी बड़ी चोरी की घटनाएं हुई, अभी आपने देखा हल्द्वानी में हुई, हमने देखा, और भी घटनाएं, कई ऐसी बड़ी घटनाएं जो है, वो सब मिलाकर अगर देखें तो पुलिस को मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक बार जो आज मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कल बैठक में, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, वरिष्ठ है मेरे से। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी पुलिसिंग हो, ऐसी चीजें हो कि मिसाल बने और अपराधियों के लिए वो मित्र पुलिस का टैग दिया। मुझे ऐसा लगा कि मित्र पुलिस का टैग देने से पुलिस ने ये समझ लिया या अपराधियों ने समझ लिया कि मित्र पुलिस का है, फिर तो अपराधी और पुलिस भी मित्र मित्र हो गए ना, वहां पर क्या दिक्कत होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाला मेरे साथ इस चर्चा में किया, बहुत शुक्रिया। तो दरअसल उम्मीद तो यही की जा सकती है कि प्रदेश का अमन चैन कायम रहे, कानूनी दायरे में सारी चीजें हों और कानून का पालन करवाने में पुलिस नाकाम ना रहे। लेकिन उन सबके बावजूद भी हालिया जितनी भी कुछ घटनाएं हुई हैं, उन्होंने हम सबके सामने, समाज के सामने भी और सरकार के सामने भी, पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी की है। बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं, कितनी ढिलाई, इतना असंवेदनशील रवैया, कुछ भी नहीं दिखा उस तरह का एक्शन। आपको दिखा हो, आप बताइएगा, आप चर्चा देखेंगे इसको लेकर, आपकी क्या राय है, आप कमेंट के जरिए बताइएगा, चर्चा को शेयर करिएगा और लोग भी अपनी राय दे पाए, बता पाए कि कहां पर किस तरीके से कितनी एक्टिव है और तो हमारी मित्र। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दगड़ियों, जय उत्तराखंड।